हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, प्यूबर्टी, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साथ साथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंतर्गत कई ऑर्गन्स आपस में मिलके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन किसी भी जीव जंतु द्वारा अपने ही जैसे नए जीव जंतु को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्या है? रिप्रोडक्शन की दो आवश्यकताएं हैं। पहला कि जीवों की निरंतरता को बनाए रखना आवश्यक होता है, और दूसरा कि किसी भी स्पीसीज के विलुप्त होने से, विलुप्त मीन्स एक्सटिंक्ट होने से रोकने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मोड मीन्स प्रोसेस और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसे कि हम हिंदी में प्रजनन कहते हैं के दो प्रकार हैं। पहला जो होता है उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और इसकी जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। कहने का मतलब कि इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते। दूसरा कि गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। सो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता। तीसरा कि इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन, कोई भी वेरिएशंस नहीं आते। वेरिएशंस मीन्स विभिन्नताएं नहीं होती, और इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। तो क्लोन्स मतलब ऐसे जीव जो कि अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान हो, उसमें कोई अंतर नहीं हो। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अमीबा की बात करें हम लोग तो इसमें बाइनरी फिजन होता है। तो इसमें बाइनरी फिजन के द्वारा एक जीव दो जीवों में बदल जाते हैं और इस तरह से वो क्लोन बनाते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये एक अमीबा है तो सबसे पहले इसमें कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी और फिर ये दो जीवों को उत्पन्न करेगा, और ये दोनों डॉटर अमीबी हैं। ये अमीबा है और यहाँ पे डॉटर, मतलब इसे हम लोग कहेंगे न्यू अमीबा। तो इस तरह से एक अमीबा से दो अमीबा की उत्पत्ति हो गई और ये क्लोन्स कहलाते हैं, और इसे हम लोग क्लोन कहेंगे। मतलब दोनों एक जैसे होते हैं और इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। इसलिए जब माइटोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होंगे तो इसमें कोई विभिन्नताएं नहीं आती। इसमें कई तरह के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन के अलावे मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, पौधों में अगर बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन,
वेजिटेटिव प्रोपागेशन जैसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। और ये सभी प्रक्रियाओं के द्वारा एक जीव दूसरे जीवों को बनाते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मुख्य बातें हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर समान रहता है। क्रोमोसोम नंबर समान होते हैं और इस तरह से कोई भी भिन्नताएं नहीं आती, वेरिएशंस नहीं आती और जो नए जीव हैं उन्हें हम क्लोन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जो मुख्यतः मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं और उनकी जो संरचनाएं हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स नंबर 1 मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर दो मुख्य बातें आती हैं। नंबर 1 कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और नंबर 2 इसकी जो मुख्य बातें हैं वो है कि इसमें वेरिएशंस इन्वॉल्व होते हैं या वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस मीन्स विभिन्नताएं। जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर, और इसी क्रॉसिंग ओवर के दौरान कई तरह की विभिन्नताएं आती हैं और इन विविधताओं की वजह से मियोसिस सेल डिवीजन अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन के लिए ये उत्तरदायी होता है। इसकी जो दूसरी बात है कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। गैमेट्स का निर्माण होता है जो कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग होते हैं। हैप्लॉइड सेल, एग को भी हैप्लॉइड सेल कहेंगे, लेकिन जाइगोट को डिप्लॉइड सेल कहेंगे। और इस तरह से दो हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल को बनाते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। मियोसिस सेल डिवीजन जब होगा तो इसमें वेरिएशंस जरूर आएंगे और क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही वेरिएशंस का निर्माण होता है और जब बहुत सारे वेरिएशंस आ जाएंगे तो जीवों में कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहेंगे और इस तरह से ये नए जीवों की उत्पत्ति के साथ साथ नए स्पीसीज, नए प्रजातियों यानी कि स्पीसीज के निर्माण में हेल्प करते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ युग्मित होकर मिल करके नए सेल को बनाते हैं। इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलकर या फ्यूज कर डिप्लॉइड सेल, जिसे जाइगोट कहते हैं, का निर्माण करता है। और ये डिप्लॉइड सेल जाइगोट का जो निर्माण हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि ये एक स्पर्म है जिसे मेल गैमीट भी कहते हैं,
यहाँ पे एक एग है जिसे ओवा भी कहते हैं, फीमेल गैमीट, और ये एक जाइगोट है। तो इस तरह से स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ करके डिप्लॉयड सेल, जिसे जाइगोट कहते हैं, का निर्माण करता है। और इसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पहले हाफ हो गए थे अब फिर से पूर्ण हो जाते हैं। नए नए प्रजातियों का निर्माण होता है। और इस तरह से ये कुछ मुख्य बातें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और ये किस में होता है, तो कुछ हम लोग कह सकते हैं कोई भी तरह के मैमल्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग, कॉ, हॉर्स, बफेलो, एलिफेंट, ये सभी में, बर्ड्स में एंजियोस्पर्म्स, जिसे कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से कई जीव जंतुओं में ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और ऐसा कह सकते हैं अधिकांश जीव जंतुओं में मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके द्वारा हम लोग एक मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो तरह के जीव, मेल और फीमेल, इन्वॉल्व होते हैं। और मेल और फीमेल में कुछ ऐसे शारीरिक बनावट होते हैं, संरचनाएं होते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जो एक दूसरे को अलग करते हैं। और इसी को हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहेंगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हम लोग शारीरिक संरचना के आधार पे तुरंत बता सकते हैं कि कौन मेल और कौन फीमेल है। लेकिन प्यूबर्टी के पहले ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है। प्यूबर्टी के पहले अगर एक बॉय और एक गर्ल को एक जैसे ड्रेस पहना दिया जाए तो उसकी अपीयरेंस के आधार पे हम नहीं कह सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन बॉय है कौन गर्ल है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं का विकास होता है जिसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो इस तरह की जो कैरेक्टर्स हैं, जो संरचनाएं हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी विकसित होता है। नाउ प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि यंग गर्ल्स में 11 से साल की उम्र में और यंग बॉय में 12 से 14 वर्ष की उम्र में कुछ शारीरिक परिवर्तन, संरचनाओं का विकास होता है जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहेंगे। और ये प्यूबर्टी के टाइम में होता है। तो प्यूबर्टी जीवन की एक ऐसी काल है जिसके बाद यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़ रिप्रोडक्शन के लिए विकसित हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो मैच्योरिटी आ जाते हैं जिससे कि वो रिप्रोडक्शन करके नए जीवों की उत्पत्ति कर सकें। और इसकी जो आयुकाल होती है यंग गर्ल्स में वो 11 से 13 वर्ष और यंग बॉयज़ में 12 से 14 वर्ष होते हैं। तो प्यूबर्टी के आने पे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास होता है। और इसकी मुख्य वजहें दो होती हैं। पहला कि यंग गर्ल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होना और यंग बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होना आरंभ हो जाता है। और इसी दो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, इन्हें हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से शारीरिक संरचनाओं में विकास होता है, कुछ अंतर आने लगते हैं। और उसके बाद प्यूबर्टी आती है और प्यूबर्टी आने के साथ ही
वह पूरी तरह से सक्षम हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये कौन कौन सी शारीरिक संरचनाएं हैं यंग गर्ल्स में और यंग बॉयज़ में, इसे हम देखते हैं। तो यंग बॉयज़ में कुछ शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन यंग बॉयज़। प्यूबर्टी के समय यंग बॉयज़ में कुछ शारीरिक विभिन्नताएं आती हैं। उसमें से प्रमुख टेस्टिस का डेवलपमेंट होना। टेस्टिस जो कि मेल गैमेट है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और साथ ही इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी होता है। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट या विकास, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जिसे हम पेनिस या शिश्न कहते हैं का विकास होता है। मूंछ और दाढ़ी का उग जाना, पेल्विक और प्यूबिक हेयर्स का उगना, मसल्स मीन्स मांसपेशियों का विकास होना, जिससे कि बॉयज़ में मस्कुलरिटी आ जाती है। डिपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारी हो जाना, और अपोजिट सेक्स की ओर खिंचाव होना। इन यंग गर्ल्स कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, जिसे हम मेनार्क भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को मेनार्क के नाम से जानते हैं। तो मेनार्क का शुरू होना, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन यंग गर्ल्स इज नोन एज मेनार्क। सो मेनार्क का शुरू होना, प्यूबिक हेयर्स और पेल्विक हेयर्स का विकास होना, आवाज़ का पिच बढ़ जाना जिससे कि स्वेटनिंग ऑफ वॉइस आ जाए, या फिर इसे कहेंगे कि मेलोडियस साउंड हो जाते हैं, ब्रेस्ट्स का विकास होना, ऑपोजिट सेक्स की ओर खिंचाव, और हिप्स और थाई का चौड़ा होना। ये कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं प्यूबर्टी के टाइम में यंग बॉयज़ और यंग गर्ल्स में, जिसकी वजह से हम उन्हें आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। गोनेट्स। गोनेट्स मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। तो मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। गोनेट्स यानी कि प्राइमरी सेक्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव, और दूसरा इसकी जो मुख्य बातें हैं कि स्पर्म, जिसे कि हम मेल गैमेट्स कहते हैं, का निर्माण होना। ये दो बातें होती हैं टेस्टिस के अंदर। ओवरीज जो कि फीमेल गोनेट्स कहलाता है, इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव, ओवम या ओवा और एग्स का, जिसे फीमेल गैमेट्स कहते हैं, का निर्माण होना। तो इस तरह से गोनेट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका विकास प्यूबर्टी के टाइम में हो जाता है, जिससे कि ये अपनी प्रक्रियाओं को, ये अपनी कार्य को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त स्पेशल ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जैसे हम बात करते हैं कि पेनिस बॉयज़ में क्यों विकसित होता है, क्योंकि यह फीमेल जेनेटिलिया, जिसे वेजाइना के नाम से जानते हैं, के अंदर वीर्य को, जिसे सीमेन कहते हैं, यानी जिसमें कि स्पर्म होते हैं, उसको डालने में सहायता करता है। और उसी तरह से यूटेरस और ब्रेस्ट जो कि महिलाओं में होते हैं, और यूटेरस के अंदर जो फीटस है वह लगभग 280 दिनों तक रहता है और उसका विकास होता है। तो किसी भी फीटस के विकास के लिए यूटेरस का होना महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में ज़रूरी है। और साथ में ब्रेस्ट जो कि फीडिंग के लिए, जो नवजात होते हैं जिसे इन्फेंट कहते हैं,
उसके फीडिंग के लिए, उसे दूध प्रदान करने के लिए ब्रेस्ट का होना जरूरी है। तो ये सभी कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि अतिरिक्त ऑर्गन हैं, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, और ये किसी भी नर और मादा में होते हैं और वो फिर उसके संतान को उत्पन्न करने में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक्स।